जय हिंद दोस्तों। जो हिस्ट्री की हमारी सीरीज चालू है, हम आज उसमें रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं। रजिया सुल्तान का जो शासनकाल पीरियड रहा है, तो हम देखें उसको हम लोग 1236 से लेकर 1240 तक देखने को हमें मिलता है। कभी 1236 से लेके 1240 तक रजिया। शासन पीरियड ना 1236 से 1240 तक। बारह सौ छत्तीस से लेकर 1240 का समय पीरियड इसका हमें देखने को मिलता है, और इसको प्रथम महिला शासिका की उपाधि भी दी गई है। प्रथम महिला शासिका। किसको? इसको, रजिया सुल्तान को किसकी प्रथम महिला शासिका की उपाधि इसको प्राप्त है। क्यों प्राप्त है? क्योंकि अगर हम देखें तो दिल्ली सल्तनत काल में हमारे यहाँ नवीनकरण, मतलब नए तरीके से सब व्यवस्थित होने लगा था। पहले हमें सिंधु घाटी सप्ताह में देखने को मिलता है, उसके बाद देखें हम लोग दिल्ली सल्तनत काल में और महाजनपद काल में, तीन ही समय हमें नवीन कार्य देखने को मिले हैं। इसलिए दिल्ली सल्तनत काल में जो रजिया सुल्तान हुई, इसलिए उसको प्रथम भारत की महिला शासिका के नाम दिया गया है। ओके। और कहा जाता है कि इसके जो पिता थे इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक ग्रुप बनाया था जो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को रजिया सुल्तान को शासिका घोषित कर दिया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो मजबूर होके इसको शासक बनाना था। कौन पसंद नहीं थे? 40 सरदार। 40 सरदार इसको रजिया को पसंद नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? पसंद नहीं करते थे। समझ में आया? एक और देखें तो मुसलमानों में हमें देखने को मिलता है, अगर हम शरीयत से पढ़ें तो शरीयत के अनुसार देखें तो महिलाओं को शासिका कभी नहीं माना गया। महिलाओं को शासिका की उपाधि कभी नहीं दी गई, मतलब वो कहीं की भी राजा नहीं हो सकती। किसमें? शरीयत के कानून में। इसके बाद हम देखें तो इसका एक घनिष्ठ मित्र था जिसको हम लोग यातुक के नाम से जानते हैं। किसको? इस रजिया का मित्र कौन था? यातुक थे या कहीं कहीं यातुक है, ठीक है। किसका मित्र था? रजिया का। याकूब का मित्र। और ये उस समय जो घोड़े वगैरह देखे जाते थे, सब इसका ही काम था। किस? अस्साला का प्रधान था। सबको अलग अलग उस काम में काम बांटे हुए थे, उसका यह प्रमुख था, ठीक है। किसी घोड़ों की देखरेख करता था। किसी घोड़ों की देखभाल करता था। कौन? यातुक। और कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है कि यह इसका प्रेमी था, और कहीं कहीं देखने को मिलता है कि यह मित्र था। इस प्रकार हमें इतिहास अलग अलग चीजों में हमें इसके बारे में जानकारियां देते हैं। इसके समय पे जो इसके पिता ने एकता प्रथा चालू की थी कि वेतन की जगह जो अधिकारी थे उनको
जमीन दे देना। तो हम देखें इस साइड पंजाब के साइड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, ये तीन। तो वहाँ का पंजाब का एक था जिसे हम लोग कहते हैं अल्तुनिया। अल्तुनिया क्या करता है, इल्तुतमिश रहे जब तक तो इसने वहाँ का सब टैक्स वगैरह कलेक्ट करके दिल्ली सल्तनत का भिजा देता था। लेकिन जैसे इल्तुतमिश खत्म होते हैं, कौन, इल्तुतमिश जैसे ही खत्म होते हैं तो इल्तुतमिश क्या करते हैं, जो जागीर इसने ली थी अल्तुनिया ने, वह इल्तुतमिश खत्म होने के बाद वहाँ पे जो टैक्स होता था वह देना से इनकार करने लगा और खुद को धीरे धीरे स्वतंत्र घोषित कर दिया। किसने, अल्तुनिया ने। जो कहाँ का था, पंजाब। उस पंजाब में एक भटिंडा था, भटिंडा, यहाँ पंजाब एक क्षेत्र था पंजाब का। तो क्या होता है कि जो रजिया बेगम है उसको ये पता चल जाता है। रजिया क्या करती है, यातुक से कहते हैं तुम यहीं पर रखो, मैं देख के आता हूँ क्या प्रॉब्लम है, और ये यहाँ से चल देती है दिल्ली से। कैसे चलते हैं, हरियाणा होते हुए, और दिल्ली के भटिंडा जो था वहाँ पे पहुँच जाती है। जैसे ही पहुँचती हैं तो दोनों में आपस में युद्ध हो जाता है, अल्तुनिया में और रजिया में। किसमें, दोनों में युद्ध हो जाता है। पहले अल्तुनिया हारता है, और अल्तुनिया पहले हारता है, लेकिन उसके तुरंत बाद वह अपने जो लोग थे, उसके सैनिक थे, उनसे कहते थे तुम जितना कुछ भी लूट सकोगे वह सब तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ पलटी बाजी हो जाती है। क्या होता है, अल्तुनिया जीतने लगता है और रजिया सुल्तान हारने लगती है। यहाँ क्या होता है, जैसी रजिया को लगता है कि मैं हारने वाली होती हूँ तो यह क्या करती है, अल्तुनिया था कौन था, अल्तुनिया, भटिंडा का, अल्तुनिया भटिंडा का जो इक्तादार था, जमींदार था। रजिया इससे विवाह कर, क्या करती है, विवाह करते थे, या तू को छोड़ दिया उसने। समझ में आया, जहाँ हार जीत होती है वहाँ छोड़ दिए जाते हैं लोग, जहाँ अपना काम बनता है वहाँ पर लोगों की कदर नहीं होती। ठीक है, इसके बाद हम और देखें, तो जब ये दोनों अब आपस में शादी हो गई, अल्तुनिया का हो गया और रजिया का हो गया, दोनों का विवाह हो गया, क्या होता है, ये पंजाबी अब दिल्ली से में मिल गया, तो संबंध हो गए। जब ये लौट रहे थे तो हरियाणा के कैथल में दोनों को मार दिया जाता है। किसको, रजिया सुल्तान को और उसके प्रेम जो वफादार पति था उसको। किसको, अल्तुनिया को। और यहाँ पे 40 सरदार, जो 40 सरदार थे वो यातुक को मारते थे। इस प्रकार इसकी समाप्ति हो जाती है। कोई कोई कहता है कि जो कैथल था, कैथल में कुछ डाकुओं ने से लड़ाई होती है और डाकू इनको मारते, किसको, रजिया सुल्तान को, अल्तुनिया को। लेकिन कुछ इतिहासकार अपने बुकों में लिखते हैं कि जो 40 सरदार थे, जो रजिया पसंद नहीं थी, उन्होंने इसके पीछे अपनी छोटी सी सेना भेजी थी
उसने धोखे से इन दोनों को मार दिया था। इस प्रकार की हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसके बाद हम और देखें तो यहाँ पर इतिहासकार एक हैं एल्फिटन। कौन? एल्फिटन। एल्फिटसन सन कहते हैं, कोई ठन कहते हैं, एल्फिटसन। एल्फिटसन साहब कहते हैं कि यह रजिया अगर महिला नहीं होती तो वास्तव में यह कुछ कर दिखाती, और उसकी गिनती उस समय के बड़े बड़े राजाओं में की जाती। इसके बाद आते हैं बहराम साहब। कौन? बहराम साहब। कौन? बहराम साहब। और इनका शासनकाल हमें 2 साल को देखने को मिलता है, 1240 से 1242 तक। इनके बारे में देखें तो इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो तुर्क थे उन्होंने इनको बंदी बना लिया, और इनकी जगह पे अलाउद्दीन मसूद शाह को बिठा दिया। किसको? अलाउद्दीन मसूद शाह। और ये कभी बैठे? ये भी ज़्यादा दिन के लिए नहीं आए, 1242 में आते हैं और 46 में चले जाते हैं। इतना इनका शासनकाल हमें देखने को मिलता है। इनके बारे में हमें एक ही चीज़ जानने को मिलता है कि इन्होंने खलीफा से परमिशन लिया था, मैं शासक बन गया हूँ यार का। ओके, इन्होंने खलीफा से लिया था। और इन्हीं के समय जो बलबंत था उसको भी नियुक्त किया गया था, ठीक है। और बलबंत ने इनको भी हटवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इसके बाद नसीर उद्दीन शाह। यह शासक, और ये कब बनता है? 1246 से 1266 तक। 46 से 1266 यह इसका शासन पीरियड काल देखने को हमें मिलता है। जो यह शासक रहा है, हम देखें तो नसीर उद्दीन शाह सबसे ज्यादा इसी के समय बलबन की शक्तियां बढ़ी। किसकी? बलबन की शक्तियां बढ़ी। सबसे पहले इसमें देखें तो इसको सबसे कम खर्चीला वाला, कम खर्चीला वाला शासक कहते हैं। शासक कहा जाता है, कम खर्चीला वाला शासक कहा जाता है। ओके। तथा इसने जो 40 दल थे, 40 सरदारों का एक ग्रुप था, उसमें बलबंत को जगह दी थी। जो उस समय का दिल्ली सल्तनत काल का एक भरोसेमंद 40 दल था। बलबंत क्या करता है? बलबंत वो जो 40 सरदार थे उसमें से एक बार ऊपर पद पे पहुंचता चला जाता है। क्या किया? सबसे पहले 40 दल सर 40 सरदारों में बलबन को शामिल किया, को मिलाया। क्या क्या मिलाया? और शक्तियां भी बहुत सारी थी। शक्तियां भी किसने? इन्हीं महान भूत ने, नसीर और उद्दीन शाह ने। चला लग गया। नसीर उद्दीन शाह ने। ओके, नसीर उद्दीन शाह ने। और कहा जाता है कि इन्हीं के समय बलबन की इतनी शक्तियां बढ़ गई कि वह अपने आप किसी की नहीं सुनता। इसकी एक नीति थी
इसने नसीर शाह से कहा कि साहब आपकी तो एज हो चुकी है, आप आराम करो, सारी शक्ति हमें दो, बस आराम से आप बैठो, आपको मौज मस्ती करो, गद्दी पे आना है आओ, नहीं आना नहीं है, आपको सारा काम अब हम करेंगे। और उस समय नसीरुद्दीन शाह की नज़रों में यह बहुत ही योग्य व्यक्ति था और सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था। कौन? बलबन। बलबन क्या चालाकी कर रहा है, किसी उनका भरोसा जीत लेता है और पूरी शक्तियां अपने हाथ में ले लेता है। देख रहे हो क्या चालाकी कर रहा है, धीरे धीरे किनारे करता जा रहा है, साइड से करता जा रहा है। और एक समय ऐसा आता है कि जो इसका उत्तराधिकारी था, कौन था इसका उत्तराधिकारी? जासूद्दीन, इसका ही नाम बना, बलबन था जासूद्दीन, इसको ही खुद को ही इसने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। किसने? नसीरुद्दीन ने। इसको? बलबन को। इसी का नाम गयासुद्दीन बलबन है पूरा नाम। ओके। इसको नसीरुद्दीन ने एक उपाधि भी दी थी, उगुल खान की। किसकी? उगुल खान की उपाधि। लोग उगुल होता है कि यह हमारे बाद सबसे प्रमुख आदमी है। जैसे हम लोग देखें शिवाजी महाराज का शासनकाल, तो शिवाजी मराठा शासनकाल छत्रपति के बाद दूसरा पद पेशवा का होता था। इसी प्रकार इसने एक पद का घोषणा किया, उगुल खान कि पेशवा के बाद शासक के बाद अगर दूसरा कोई पद है तो उगुल खान किसका था? बलबन का पद इसका। ये इसने किया और इसके बाद गद्दी स्वयं बैठा। एक चीज और बताते हैं, रजिया के समय पे भी यह था और इसको क्या काम दिया गया? अमीर शिकार, शिकारियों का यह प्रमुख था उस समय। धीरे धीरे इसका पद बढ़ता चला गया और यह खुद शासक बन गया। इसको अपॉइंट किसने किया था मालूम है? इल्तुतमिश के समय, शायद और भी पहले। इल्तुतमिश के समय दिल्ली सल्तनत काल से जुड़ा, लेकिन कल की क्लास में हम लोग बलबन के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। बलबन का शासन पीरियड हम आपको बता दें तो 1266 से 1286, मतलब इसने 20 साल तक शासन किया। और इसने ही देखें तो सबसे महत्वपूर्ण काम बलबन ने ही किए दिल्ली सल्तनत काल में। जितने हमें दिल्ली सल्तनत काल में शासक देखने को मिलते हैं, गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन हो गया, आराम शाह, रुकनुद्दीन, रजिया, बहराम के बाद अलाउद्दीन, रसूलुद्दीन, बलबन, कैकूर और कैमूर, ये सब हमें शासक देखने को मिले। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अच्छे कार्य हमें दिल्ली सल्तनत काल में देखने को इसी के समय मिले। कल हम लोग गुलाम वंश समाप्त करके कर देंगे, परसों से खिजली वंश पढ़ेंगे। खिजली वंश में हमें जो महान शासक रहे हैं दिल्ली सल्तनत काल के, महान नहीं, उनको लगता था महान, लेकिन जो लड़ाकू शासक रहे हैं उनसे बात की चर्चा होगी। इनको महान कौन कहता है मालूम है? तुर्क वाले, उस साइड का लोग, अरबी और तुर्क वाले, यह अपना बताते हैं कि हम लोगों ने वहाँ पर कब्जा कर लिया।
ये नहीं जानते कि कब्जा तो किया ठीक है, लेकिन हमने भी तुम्हें अपने रंग में डाल दिया। तभी तो देखो कि जो भी निर्माण कराए हम लोगों से परमिशन ले लेके कराए, भारतीयों को बुरा तो ना लग जाए, भारतीयों की सामाजिक दृष्टिकोण से कराए। इन लोगों को महान तुर्क और अरब वाले कहते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें।